मैंने आपको आईपीसी के 2 वीडियो भेजे, जिसमें 1 से 75 और 76 से 106 तक। उनके बारे में आप क्या पढ़े, थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ आपसे। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या मृत्युदंड को, डेथ पनिशमेंट को कम्यूट किया जा सकता है क्या? लाइफ इम्प्रिजमेंट को कम्यूट किया जा सकता है क्या? डिसऑनेस्टी किसे कहते हैं? जीवन की परिभाषा क्या है? कॉमन इंटेंशन से आप क्या समझते हैं? इनको बार बार रिवाइज करें। ये वीडियो देखने से मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा। जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट को कम्यूट किया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। सीआरपीसी में क्या लिखा है, फिर आपको ये देखना होगा। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, प्रीवियस कन्विक्शन होने पर एनहेंस पनिशमेंट दिया जाता है, उसमें टाइम पीरियड कितने हैं? 3 वर्ष, 3 वर्ष से कम या 3 वर्ष से अधिक? यह प्रश्न आपको 75 आईपीसी में देखना होगा। आज मैं आपको थोड़ा आईपीसी में आगे बढ़कर अबैटमेंट, दुष्प्रेरण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दुष्प्रेरण क्या होता है, अबैटमेंट क्या होता है। अबैटमेंट का मतलब है, जो आईपीसी 40 में परिभाषा दी है ना, किसी बात को जो इस संहिता में दंडनीय है, एनीथिंग जो पनिशेबल दिस यहाँ 107 में अबैटमेंट उसी के बारे में बताया कि कोई भी बात को करने के लिए उकसाना, किसी बात को करने के लिए उकसाना, कोई भी थिंग को करने के लिए इंस्टिगेशन करना। ये क्या होता है? किसी बात को करने के लिए उकसाना। बार बार सुने इसको, बार बार पढ़े। अपराध की परिभाषा 40 में लिखी है ना, वो वहाँ अपराध की परिभाषा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अबैटमेंट अपराध का होता है। अबैटमेंट किसका होगा? अपराध का होगा, जो कि संहिता में दंडनीय है। अगर संहिता में दंडनीय नहीं है तो दुष्प्रेरण भी नहीं माना जाए, ये कहा जा सकता है। 107 में आपको 3 शब्द याद रखने होंगे दुष्प्रेरण में: उकसाना, सहायता, असिस्ट करना किसी को, और कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना। 3 शब्द: उकसाना, साथ से सहायता करना, इंटेंसली आप किसी को ऐड या असिस्ट करते हो, या कॉन्स्पिरेसी में आप शामिल होते हैं, तो दुष्प्रेरण को वो कंस्टिट्यूट करता है, गठित करता है। किसी बात को करने के लिए उकसाना दुष्प्रेरण माना जाता है। देखने वाली बात यह है कि दुष्प्रेरण का चैप्टर नंबर कौन सा है और दुष्प्रेरण को आईपीसी में क्यों डाला। कि कई बार अपराध में व्यक्ति इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। उनका पार्टिसिपेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो नज़र नहीं आते, जो कि अपराध में नज़र नहीं आते। तब उनकी लायबिलिटी को तय करने के लिए दुष्प्रेरण जोड़ा गया। आप चाहे डायरेक्टली जुड़े हो या इनडायरेक्टली जुड़े हो, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो, या अपनी स्थिति को छिपाते हो, तो भी अबैटमेंट के जरिए आपको पनिश किया जा सकता है। जो अबैटमेंट करता है वो अबैटर कहलाता है। तो यह अबैटमेंट के चैप्टर में हमें देखना होगा कि अबैटर की लायबिलिटी क्या होती है, अबैटर कब पनिशेबल होगा, कब पनिशेबल नहीं होगा। एक कंडीशन है, अबैटर वो अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है, उसका किया जाना अपराध नहीं होता। जैसे 7 वर्ष से कम का बच्चा कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर वो किसी को कहे, उकसाता है
तो ये वो दुष्प्रक नहीं माना जाए, वो कभी दुष्प्रक नहीं माना जाए, क्योंकि वो अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए ये अबैटमेंट का चैप्टर आईपीसी में सबसे हार्ड चैप्टर है। इसके लिए आपको कैसे तैयार करें? सर्वप्रथम आपको 107 से लेके 120 तक आईपीसी की हेडिंग याद करनी होगी। उसके बाद इसमें उदाहरण भी दिए हैं चैप्टर में। इसके साथ इसमें 2 एक्सप्लेनेशन भी बता दिए। अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो सहायता के जरिए, असिस्ट के जरिए दुष्प्रक माना जा सकता है, दुष्प्रक माना जाएगा। इसी प्रकार कोई मिस रिप्रेजेंटेशन और ये करता है, उकसाने के जरिए माना जाएगा। दुष्प्रेरण में चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आप इसको सूक्ष्म रूप से पढ़ें। जैसे कि दुष्प्रेरक जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक होगा। साधारण भाषा में जो ऑफेंस के बारे में दुष्प्रेरण करता है, अबैटमेंट करता है, वो दुष्प्रेरक माना जाता है। कितने अपराध दुष्प्रेरण के कारण होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपको गुड फेथ शब्द भी याद रखना कि जो अबैट किया जा रहा है वो एक्ट कैसे कर रहा है। वो अगर गुड फेथ में कर रहा है तो क्या उसकी लायबिलिटी होगी? तो इसमें आपको 108 में 5 स्पष्टीकरण बताए कि अवैध बात का कोई इलीगल चीज़ है उसका भी अबैटमेंट हो सकता है, उसका भी हो सकता है। अगर उसका दूसरा स्पष्टीकरण इलीगल ओमिशन का भी अबैटमेंट हो सकता है कि ये काम ना करना, ये पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट ना करे, ये भी अबैटमेंट होगा। दूसरा उसका एप्रिशिएटिंग इफेक्ट, उसका प्रभाव ना पड़े। जिस बात का दुष्प्रेरण किया है वो परिणाम नहीं मिला आपको, चाहे उसका वो प्रभाव नहीं मिला आपको, तो अबैटर की लायबिलिटी क्या होगी? अबैटर की लायबिलिटी वही होगी जिस बात का उसने दुष्प्रेरण किया, चाहे एप्रिशिएटिंग इफेक्ट कोई प्रभाव ना पड़ा हो या मना कर दे, डिनाई कर दे। दुष्प्रेरित व्यक्ति डिनाई भी कर दे ना तो भी उसकी तो लायबिलिटी होगी। अबैटमेंट करते ही अबैटर की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। जैसे ही उसने अबैटमेंट किया, अबैटर की लायबिलिटी शुरू, उसका दायित्व प्रारंभ हो जाता है। अब है, अगर कोई अपराध करने के लिए कॉम्पिटेंट है उसको आप अबैटमेंट करो, या जो कॉम्पिटेंट नहीं है उसको करो, तो अबैटमेंट की क्या लायबिलिटी होगी? ये तीसरा एक्सप्लेनेशन। चौथा इसमें यह है कि दुश्मन का दुष्प्रेरण और उसको आगे दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण जहाँ अपराध है और फिर उसका आगे दुष्प्रेरण करे वो भी अपराध है, वहाँ भी अबैटर की लायबिलिटी होती है। जो ABC, तो A ने B को किया, B ने आगे C को किया, अब लायबिलिटी तय करनी होती है। तो इनमें आपको उदाहरण पड़े, देखो उदाहरण आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप सोचो कि सारा कुछ मैं इंटरनेट पे आपको सारा कुछ नहीं दिया जा सकता, और अगर आपको मैंने दे भी दिया तो ज़िंदगी में आपको भी तैयार नहीं होगा, सुनकर मोबाइल बंद कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको वास्तव में पढ़ना है, कुछ बनना है, अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। केवल मात्र मोबाइल के द्वारा सुनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इन चीज़ों को आपको लिखना है,
जब तक आप लिखने की आदत ना डालेंगे आपको सफलता कैसे मिलेगी। ये चीज़ सुनने में आसान लगती है, समझने में एक बार लग गया आपको समझ आ गया, लेकिन आपको इसका आंसरिंग करना है। आप बेरक देखोगे तो भाषा मालूम चलेगी आपको। उसको एक बार उतारो, आज 2 बार उतारो, 3 बार उतारो, जब लगे कि कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग में भी ये लैंग्वेज फीड हो गई, तभी आप इसको छोड़ें। केवल मात्र पहले आप इनके शब्द प्राथमिक तैयारी, इसकी 107 में हेडिंग क्या है, इनमें शब्द कौन कौन से है, 108 में क्या बताया है, 5 एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आपको तैयार करना है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भारत के बाहर बैठा है उसको वेट किया जा सकता है? तो 108 है, डायरेक्ट आपको बताया हेडिंग। 109 अगर अबेटमेंट का पनिशमेंट है जब तो वही मिल जाए, वरना कौन सा मिले, ये बता दिया 109 में कि जिस अपराध का आपने दुष्पूर्ण किया ना वो पनिशमेंट होगा। 109 में ये भी बता दिया अबेटमेंट कंस्टिट्यूट कैसे होता है, वही चीज, उकसाना, साज से सहायता और षड्यंत्र के जरिए। ये 3 शब्द याद रखने, आप 5 एक्सप्लेनेशन याद करो, पहले ये हेडिंग याद करो इनकी आप, फिर इनके एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, वो आपको पूछ लेगा ये कौन से सेक्शन का एग्जाम्पल है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी धारा का उदाहरण आया। अब इसके बाद एक काम बताया कि दुष्प्रेरण का दंड क्या होगा अगर आशय नहीं है, दुष्प्रेरित व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, भिन्न आशय से डिफर इंटेंशन है, नॉलेज डिफर है, तब क्या लायबिलिटी होगी। तो आपको ध्यान में रखना होगा या मेंस रे अप्लाई होगा। मेंस रे है तो ठीक है, लायबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी प्रकार 111 में दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होता है, उसमें लायबिलिटी की तय करते वक्त देखा यह जाएगा कि जिस बात का आपने दुष्प्रेरण किया है उसका परिणाम क्या निकला है, क्या उसी परिणाम अबेटमेंट का ही परिणाम था, तब तो अबेटर की लायबिलिटी तय की जाएगी। इसके बाद 112 एक्यूमुलेशन, आकलन किया जाएगा। आकलन किया जाएगा कितना दुष्प्रेरण का आकलन हुआ है, उसके आधार पर उसने क्या किया है, उसकी लायबिलिटी तय की जाएगी। 113 में देखा जाएगा प्रभाव क्या है, भिन्न आशय से काम करे, भिन्न ज्ञान से काम करे, डिफर इंटेंशन है, डिफर नॉलेज है, तो वहाँ ये देखा जाएगा इफेक्ट क्या पड़ा अबेटमेंट का, ये 113। तो 111 में आपको ध्यान में रखना मेंस री, 111 में परिणाम, कॉन्सिक्वेंस क्या है, अबेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस के आधार पर तय किया जाएगा 111, 112 में एक्यूमुलेट किया जाएगा और 113 में इफेक्ट, उसके आधार पर तय किया जाएगा, चाहे इंटेंशन और नॉलेज डिफरी क्यों, भिन्न आशय हो, भिन्न ज्ञान हो, लेकिन वहाँ आपको दुष्प्रेरण का दंड, अबेटर की लायबिलिटी उसके आधार पर तय की जाएगी। इसके बाद अगर जिसको अबेटमेंट किया जाए अबेटर वहीं उपस्थित है, तब क्या होगा, तब ये माना जाएगा वो अपराध अबेटर नहीं किया। इसका मतलब अबेटमेंट समाप्त हो जाता है। जहाँ अबेटर होता है उपस्थित स्वयं वही उस स्थान पर अबेटमेंट नहीं माना जाएगा, वो अपराध दुष्प्रेरित ने किया। इसके बाद इसमें दंड बता दी, मृत्यु और आजीवन कारावास के अपराध का अगर आप अबेटमेंट करते हैं वो आपको देखना होगा कितना दंड है। अगर मना कर दे तो 7 साल लिखा शायद, अगर उपपत्ति हो जाए कितना 14 साल। तो ये आपको याद करने होंगे, इनको सिर्फ आपको देखकर आपके शॉर्ट नोट बनाने होंगे। आप देखो मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ, पढ़ाता नहीं, ये आप साफ समझें। और जिसको पढ़ने का तरीका आ गया वो अपने आप एक इंटरेस्ट, ये नशा है, ये नशा जिसको हो गया और चढ़ गया
वो अपने आप सफल होगा जीवन में। आप सोचे कि मैं आपको सब कुछ समझा दूँ, सब कुछ पढ़ा दूँ, सब कुछ समझाया नहीं जाता। ये आपको दिमाग धीरे धीरे आपके दिमाग अपने आप मैच्योर हो जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। इंटरेस्ट की बात है, आपका कितना इंटरेस्ट जागृत होता है। एक नशे की तरह है, पढ़ाई एक नशे की तरह है। अगर ये नशा आप पर चढ़ गया तो आप पढ़ने लग जाएंगे, आपकी सफलता भी मिलेगी। शुरू शुरू में मुश्किल आती है, शुरू शुरू में मुश्किल आती है। अब आप इसके बाद कारावास से दंडनीय अपराध है तो 116 कि कोई कारावास से दंडनीय अपराध है तो उसके बारे में तो इसमें 4 उदाहरण दिए हैं, आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। देखो आप इसमें मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में मैं आपको 6 महीने पढ़ाऊँगा इस नेट पे। 6 महीने, इस 6 महीनों में ये आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपका जो बेसिक लॉ है वो मैं तैयार कर दूँ। देखो बाकी आपको पढ़ना, आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी, उस मेहनत का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। सबको पकी पकाई रोटी मैं भी नहीं देता है, सारी पकी रोटी आपको मिल जाए, सब्जी मिल जाए, खाना मिल जाए, आप खा लिया, सोचो मेरी पढ़ाई होगी, ऐसे नहीं होती। बच्चों को हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। किसी के भरोसे नहीं, आप कितनी क्लासेज अटेंड करो, लेकिन 4 घंटे आप अपना स्वयं की स्टडी करें। यह अबेटमेंट आप पढ़ना, इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं, कहाँ कहाँ कौन से उदाहरण दिए हैं, 11 में दिए हैं, 108 में दिए हैं, 109 में दिए हैं, कितने दिए हैं, उनको टोटल याद रखें आप। तो 4 उदाहरण 108 में है, 2 उदाहरण इसमें, तो आपको लिखना होगा इस धारा में ये बताया, इसका ये इसकी लायबिलिटी बनती है। एक पर्सन आया था, अबेटर की लायबिलिटी वहीं से शुरू हो जाती है जैसे उसने अबेटमेंट कर दिया। समझाइए, अबेटर की लायबिलिटी वहीं से प्रारंभ हो जाती है जैसे उसने अबेटमेंट कर दिया। तो आप इसको पढ़ना। अब मैं आपको साथ साथ ये भी याद करें, CRPC की मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ। इस चैप्टर की आप हेडिंग शुरू करें इन्वेस्टिगेशन की। 154 में संज्ञेय अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए। 155 में नॉन कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन बताइए। आप हेडिंग याद करें इसकी। और 156 में 156 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन बताइए। और 157 में प्रोसीजर बताए, कहाँ जाएगा, क्या करेगा पुलिस ऑफिसर। 158 में रिपोर्ट बताई। और 159 में मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, जांच करता है। और 160 में हाजिर होने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, रिटर्न में समन दिया जाता है, नोटिस जारी किए जाते हैं। फिर 161 में एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स पुलिस ऑफिसर करता है। 161 में पुलिस ऑफिसर एग्जामिन करेगा। 162 में ये 162 में ये बताया कि साइन नहीं होता। और कोई 163 में ये बताया कि पुलिस ऑफिसर किसी को इंड्यूस नहीं कर सकता विटनेस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 164, इसमें कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड बताया। 165 में पुलिस अधिकारी सर्च करता है अपने जुरिडिक्शन में, और जुरिडिक्शन के बाहर भी जा सकता है 166 में। फिर 166A में बताया भारत के बाहर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के प्रयोजन, कोई साक्ष्य लेने की। और भारत के अंदर भी आ सकता है 166B में। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो कंप्लीट तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट 167। फिर 168 में रिपोर्ट बताई गई।
169 में पुलिस ऑफिसर डिस्चार्ज भी कर सकता है अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, और सफिशिएंट एविडेंस है तो क्या करेगा, कौन से मजिस्ट्रेट को भेजेगा, 170 में बताया। इसी में बताया 171 में कि कंप्लेनेंट और विटनेस से बॉन्ड बढ़ाया जा सकता है, और ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन केस डायरी में रिकॉर्ड की जाएगी, और इसी केस डायरी से एक चार्जशीट बनती है जो 173 में बताई है। तो इसके साथ आप धीरे धीरे ये हेडिंग याद करना शुरू कर दें, जिससे मैं इसके बारे में बोल लूँ आपको तो समझ आना शुरू हो।